Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4 weather and climate. क्या पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर में? हम लोग देखेंगे वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे कि वेदर को बहुत सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किसको अफेक्ट करते हैं, वेदर को, तो हम वो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो वेदर को अफेक्ट कर रहे हैं उनको मेजर करने के लिए हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं। जैसे वेदर को अफेक्ट करेगा विंड, वेदर को अफेक्ट करेगा रेनफॉल, तो ये दो हो गए एलिमेंट्स जो किसको अफेक्ट करेंगे, वेदर को। तो इन दोनों एलिमेंट्स को मेजर करने के लिए हमने क्या बना रखे हैं बेटा, इंस्ट्रूमेंट्स। रेनफॉल को मेजर करने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट है, विंड को मेजर करने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक हुई बात? तो हम वो सारे इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे जो उन एलिमेंट्स को मेजर करेगा जो वेदर को अफेक्ट करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। कई बार हम लोगों को पता नहीं होता है तो हम वेदर और क्लाइमेट को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, पर गलत है बेटा। वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंसेस होते हैं, वो हम देखेंगे। फिर दो टर्म जो हो सकता है आपने अभी तक नहीं सुने हो उनको भी पढ़ेंगे, आइसोहाइड्स एंड आइसोथर्म्स। ठीक है बात? अब बेटा मैं दो क्वेश्चन पूछूंगी, दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना है। ठीक हुई बात? सिर्फ आंसर आ जाए तो सोच लेना, नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिर्फ हम समझने के लिए दो एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, बाकी इसका आपके चैप्टर से लेना देना नहीं है। चलो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों से पूछूं जम्मू एंड कश्मीर में ठंडी होगी कि गर्मी, तो आप क्या बोलोगे? ऑब्वियस सी बात है, क्या बोलोगे? कोल्ड। ठीक हुई बात? और अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान, राजस्थान सब पता है ना आप लोगों को, राजस्थान में गर्मी होगी कि ठंडी होगी, तो आप क्या बोलोगे? गर्मी होगी। ठीक हुई ना बात? हॉट। क्या ये आप लोगों का आंसर मेरे साथ ही है? जम्मू कश्मीर को मैं पूछूंगी वहाँ पर क्या होगा बच्चा, तो आप लोग ठंडा ही बोलोगे। और अगर मैं राजस्थान पूछूंगी तो आप क्या ही बोलोगे बेटा, कि वहाँ पर गर्मी है, यही बोलेंगे ना। ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम बच्चों का यही आंसर होगा। अब ध्यान से सुनो, जम्मू कश्मीर में हमने बोला ठंडी होती है, राजस्थान में हमने बोला गर्मी होती है। ठीक कोई बात? हमने बोल दिया, ये कॉमन चीज़ें होगी। पर क्या जम्मू कश्मीर में कभी बारिश नहीं होती होगी? कभी तो होती होगी। क्या जम्मू कश्मीर में कभी गर्मी नहीं होती होगी? कभी एक आध दिन तो होता होगा जब उनका जो टेम्परेचर मिनिमम है उससे टेम्परेचर आगे की तरफ बढ़ता होगा और उन्हें भी गर्मी लगती होगी। कभी एक आध दिन तो ऐसा होता ही होगा। राजस्थान में क्या बारिश नहीं होती होगी? क्या राजस्थान में ठंडियाँ नहीं पड़ती होंगी? तो बेटा अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है, तो हमने बोल दिया ठंडा है। राजस्थान का कैसा है, तो हमने बोल दिया गर्म है। ठीक हुई बात? पर वहाँ पर जो डे टू डे बेसिस पे चेंजेस आते हैं कि कभी उन्हें ठंड भी लग रही है, कभी उन्हें गर्मी भी लग रही है, और कभी वहाँ बारिश भी हो रही है, तो ये ही क्या होता है, वेदर। क्लाइमेट कोल्ड है, पर वेदर डे टू डे फेनोमेना होता है जो चेंज होता रहता है। क्या बात समझ में आई? चलो बेटा, जो हमारी डेली लाइफ्स होती है उस पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन का इफेक्ट होता है। हम क्या खाने वाले हैं, हमारी फूड हैबिट्स कैसी होगी, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होगा, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है जिस भी प्लेस पर हम हैं वहाँ के क्लाइमेट पे, वहाँ के वेदर पे। अब मेरी एक बात सुनो, देखो सबकी छुट्टियाँ लगी है, वैकेशंस है। कुछ लोग यहाँ पर यूपी से भी होंगे, कुछ बिहार से होंगे और कुछ हम एमपी वाले। तो बेटा जब भी हम सोचते हैं कि और चलो समर वेकेशंस हो गए, छुट्टियां लगी, हम घूमने चलते हैं, हम घूमने गए, जम्मू कश्मीर गए, मनाली गए, शिमला गए, या किसी भी ऐसी प्लेस पे गए जहाँ पर ठंडी है, तो जो हमारा लगेज होगा जो हम पैकिंग करके ले जाएंगे उसमें थोड़े से वुलन क्लॉथ डालेंगे ना, जो उस पर्टिकुलर टाइम में। अभी मैं अगर हूँ तो अभी एमपी में मैं कॉटन क्लॉथ का यूज़ कर रही हूँ, कोई वुलन क्लॉथ का यूज़ नहीं कर रही हूँ। सेम आप यूपी और बिहार में भी कर रहे होंगे। पर जब आपका प्लान बनेगा लद्दाख जाने का, जम्मू जाने का, कश्मीर जाने का, या तो फिर मनाली जाने का, तो आप थोड़े से वुलन क्लॉथ अपने लगेज में रखोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उस पर्टिकुलर प्लेस पे जो क्लाइमेट होगा वो ठंडा होगा। आई बात समझ में? तो आप क्या पहनने वाले हो, क्या खाने वाले हो, ये उस पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट और वेदर ही डिसाइड करता है, आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते। चलो अब मैम आपने क्लाइमेट और वेदर दोनों को एक साथ यूज़ कर लिया, जबकि आपने बोला था कि डिफरेंस होता है। तो बेटा डिफरेंस सिर्फ किसका होता है? टाइम। किसका डिफरेंस होता है? सिर्फ टाइम का। वेदर एक शॉर्ट टर्म कंसेप्ट है, शॉर्ट टर्म फेनोमेना है। आप सुबह उठे, तेज धूप थी, दोपहर तक बारिश होने लगी, और बारिश होने के बाद जो शाम थी वो आपकी ठंडी हो गई, तो ये वेदर है। सुबह गर्मी, दोपहर में हो गई बारिश, और शाम को हो गई ठंडी, तो ये वेदर है। पर क्लाइमेट जो होता है लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है बच्चा। अब आप लोग 8th 7th क्लास में हो,
तो आपको एवरेज निकालना तो आता होगा ना, निकालना आता होगा ना एवरेज। तो वेदर कंडीशन का जब हम एवरेज निकाल लेते हैं बहुत ही लॉन्ग टाइम का, और वो लॉन्ग टाइम होता है 25 ईयर 30 ईयर, जब इतने सालों का वेदर कंडीशन का जब हम एवरेज निकाल लेते हैं तो वही क्या बन जाता है, क्लाइमेट। क्या बात समझ में आई? तो अगर कोई पूछता है एवरेज और क्लाइमेट में बेसिक डिफरेंस काय का है, तो बेसिक डिफरेंस काय का है बच्चा, टाइम रेफरेंस का है। वेदर कंडीशन हम शॉर्ट टर्म कंसेप्ट होता है, जो सुबह अलग है, शाम को अलग है, इवनिंग में अलग है। पर क्लाइमेट जो होता है वो सुबह शाम में अलग नहीं होता है बच्चा, ये एक लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है जो हम एवरेज वेदर कंडीशंस को देख के 25 से 30 साल की वेदर कंडीशंस का एवरेज निकाल के हम बताते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट कैसा है। ठीक है बात? अगर आप अभी गूगल पे चेक करोगे कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा आएगा, तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है बच्चा, मॉनसून टाइप क्लाइमेट। कैसा है? मॉनसून टाइप क्लाइमेट। तो क्या हमारे यहाँ हमेशा बारिश होती रहती? नहीं, हमारे यहाँ ठंडी भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है और बारिश भी होती है, पर हमारा क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून टाइप। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट आपने लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन को एवरेज करके निकाला। आई बात समझ में? नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम वर्ड टू वर्ड देखेंगे यहाँ पर। चलो, the difference between weather and climate is a measure of time. Weather is a state of atmosphere at a particular place and time over a short period. शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पर्टिकुलर टाइम की, पर्टिकुलर प्लेस की जो स्टेट होती है एटमॉस्फेयर की, उसी को हम बोलते हैं वेदर। ठीक है बात? द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की स्टेट, उस पर्टिकुलर प्लेस की, उस पर्टिकुलर टाइम की, पर वो टाइम कैसा होना चाहिए, शॉर्ट पीरियड, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वेदर। क्लाइमेट क्या है, हाउ द एटमॉस्फेयर बिहेव्स ओवर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एटमॉस्फेयर का बिहेवियर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। आप जब गूगल पे चेक करोगे तो ये जो शॉर्ट पीरियड आपको दिख रहा है ये 30 ईयर्स होगा, और कहीं कहीं ये आपको 25 ईयर्स मिलेगा। बहुत कम टाइम है ना बेटा, बहुत ज़्यादा टाइम है। तो वेदर सुबह शाम रात में अलग हो सकता है, ये शॉर्ट टर्म कंसेप्ट है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर एरिया की एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या होगी वो होता है वेदर, और क्लाइमेट लंबे समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर का बिहेवियर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे जैसे चैप्टर में आप आगे बढ़ोगे आ ही जाएगा। चलो, अब हम वेदर के एलिमेंट्स पढ़ेंगे। जो वेदर है और जो क्लाइमेट है किसी भी प्लेस का, वो कुछ एलिमेंट्स के बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बात? और वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड। देखो, हवा आपको समझ में आ रहा होगा, टेम्परेचर आपको समझ में आ रहा होगा। टेम्परेचर क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ताप बोलते हैं हिंदी में, है ना। टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, ताप। अरे, और विंड को क्या बोलते हैं, हवा। ह्यूमिडिटी, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, बारिश हो जाए, ओले गिर जाए, बर्फ पड़ जाए, वो हो गया प्रेसिपिटेशन। किसी भी रूप में पानी का ऊपर से नीचे आना प्रेसिपिटेशन। क्लाउड कवर मतलब बादलों का होना। अब यहाँ पर एक ही चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाकी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बेटा, एक पर्टिकुलर एरिया में उस, देखो हमारी जो अर्थ होती है, अर्थ के ऊपर हम लोग बोल रहे हैं 1600 किलोमीटर तक आपको क्या मिलता है, एटमॉस्फेयर। समझो ये 1600 किलोमीटर हो गया। तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे जो एयर का प्रेशर है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे जो एयर का प्रेशर है उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बात? चलो, तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बच्चा जो क्लाइमेट को, वेदर को इम्पैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं? तो पहला क्या बोलोगे, टेम्परेचर, ताप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेकेंड थर्ड विंड, फोर्थ ह्यूमिडिटी, फिफ्थ प्रेसिपिटेशन और सिक्स्थ क्लाउड कवर। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि 1 मार्कर या 2 मार्कर में आ सकता है। राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। फिर से एक बार बोलो, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन और क्लाउड कवर। ठीक है बात? ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम हर दिन रिकॉर्ड करते हैं।
तो क्या ही रिकॉर्ड करते हैं, हम नहीं करते बेटा रिकॉर्ड, इनको रिकॉर्ड करता है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वो है ना, आप लोगों ने न्यूज़ के बाद में देखा होगा मौसम की जानकारी, तो वो जो मौसम की जानकारी आती है वो IMD से आती है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। देखो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक सेंट्रल यूनिट पूरे इंडिया के लिए एक भी है, और हर स्टेट का अपना अपना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी होता है, जिसका काम ही होता है वेदर फोरकास्टिंग। कल घने बादल रहेंगे, कल बारिश होगी, कल ठंड ज़्यादा पड़ेगी, कल ओले गिरेंगे, ये कल बहुत तेज़ धूप होगी, ये कौन बताता है हमें? IMD। तो IMD का काम होता है कि इन एलिमेंट्स को रिकॉर्ड करना हर दिन, तभी तो वो बता पाएंगे ना। तो इन्हें डेली रिकॉर्ड किया जाता है किस खुशी में? टू फोरकास्ट द वेदर, वेदर को फोरकास्ट करने के लिए। न्यूज़पेपर का, टेलीविज़न का, रेडियो न्यूज़ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वेदर न्यूज़। तो वेदर न्यूज़ कब दे पाओगे? जब आपको सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर जानकारी होगी तभी ना। चलो, द रिकॉर्डिंग्स आर एवरेज्ड फॉर मेनी ईयर्स। अब इन रिकॉर्डिंग्स को हम एवरेज करते हैं, मैंने बोला ना एवरेज निकालना आप लोगों को आता होगा, कैसे निकालते हैं? तो इन्हीं रिकॉर्डिंग्स को, जो वेदर के एलिमेंट्स को आपने कंटिन्यू रिकॉर्ड किया है, उनको अब हम एवरेज करेंगे, उनका एवरेज निकालेंगे टू डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, और फिर उस पर्टिकुलर प्लेस की क्लाइमेट को डिटरमाइन कर देंगे। क्या बात समझ में आ गई? वेदर की कंडीशन का एवरेज निकाल के क्या बनता है? क्लाइमेट। These recordings are usually performed in a specialized facilities known as weather stations. अब बेटा मैं अपने घर में या आप अपने घर में तो सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं रखते ना, जिसके थ्रू हम सारे वेदर के एलिमेंट्स को रिकॉर्ड कर पाएँ, मेजर कर पाएँ। तो इनके लिए हमने कुछ स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ बनाई हैं, जिन्हें हम कहते हैं वेदर स्टेशंस। और ये वेदर स्टेशंस का काम ही ये है, इनको बनाया इसलिए गया है कि चलो उठो और टेम्परेचर को रिकॉर्ड करो, हवा, विंड को रिकॉर्ड करो, रेनफॉल देखो कितनी हुई, कितनी, मतलब वो सब। ठीक है बात। चलो, मेट्रोलॉजी क्या है? अब ज़रा ध्यान से सुनो, ये डेफिनेशन आ सकती है 1 मार्क में। व्हाट डू यू मीन बाय मेट्रोलॉजी या डिफाइन मेट्रोलॉजी? तो कैसे डिफाइन करोगे मेट्रोलॉजी को? मेट्रोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर की और वेदर के एलिमेंट की जो साइंटिफिक स्टडी है उसे ही हम क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एलिमेंट ऑफ वेदर, वेदर के एलिमेंट की साइंटिफिक स्टडी, अर्थ के एटमॉस्फेयर की साइंटिफिक स्टडी क्या है? मेट्रोलॉजी। डू रिमेंबर, मेट्रोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर एंड एलिमेंट्स ऑफ वेदर। एक बार प्लीज़ मेरे साथ साथ बोलो तो लर्न हो जाएगी। क्या है? मेट्रोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है अर्थ के एटमॉस्फेयर की और वेदर के एलिमेंट की। मेट्रोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर एंड द एलिमेंट ऑफ वेदर। क्लियर हुई बात? चलो, मेट्रोलॉजी क्लियर है। इट इज़ कैरीड आउट बाय स्पेशली ट्रेंड इंडिविजुअल। अब मैं और आप नहीं कर सकते बेटा, इसके लिए भी हमने प्रॉपर ट्रेंड इंडिविजुअल रख रखे हैं, जिन्हें हम कहते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, मेट्रोलॉजी वो साइंस है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ने को कहते हैं, और वेदर के एलिमेंट्स को पढ़ने को कहते हैं हम क्या? मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी की स्टडी करने वाले को कौन बोलते हैं? वो जो इस टास्क को परफॉर्म करते हैं, किसको? अर्थ के एटमॉस्फेयर को की साइंटिफिक स्टडी करेंगे, वेदर के एलिमेंट की साइंटिफिक स्टडी करेंगे, उन व्यक्तियों को क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। चलो, वेदर फोरकास्ट जो होती है बच्चा, उससे हम कम्युनिकेट कर देते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, टेलीविज़न में जो ब्रॉडकास्ट होते हैं उनके थ्रू, रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, और कई बार इंटरनेट पे भी। आजकल तो बेसिकली हमारे सबसे ज़्यादा एक्सेस में इंटरनेट मोबाइल ही है, तो मोबाइल पर, मतलब इंटरनेट पे, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टेलीविज़न में हम वेदर फोरकास्ट बता देते हैं, लोगों तक पहुंचा देते हैं। ये जो रिपोर्ट होती हैं ये लोगों को प्रिपेयर करती हैं कि कोई भी अगर सडन या हार्श वेदर आने वाला है, जैसे कि फ्लड आने वाली हो, हरिकेन आने वाला हो, सुनामी आने वाली हो, या कोई ड्रॉट आने वाली हो, तो उसके लिए आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, जैसे कई बार हम बोलते हैं इस बार बारिश बहुत ज़्यादा होगी, कई बार बोलते हैं बारिश कम होगी, सुनामी आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं और हमें सेव कर लेती हैं उस हार्श क्लाइमेट के इम्पैक्ट से। अगर सुनामी आने वाली होगी तो हम पहले ही कहीं शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक हुई बात। फ्लड आने वाली होगी तो हम को जो ड्राई फूड आइटम्स है, जो कुछ सेव करके रखना है, हमारे जो घर में जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है, जो फूड आइटम्स है, उनको सेव करके रखना है, तो हमको कम से कम टाइम होता है कि हम उनको प्रॉपर सेव कर लें। तो वेदर फोरकास्ट कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेजर करते हैं मेट्रोलॉजिस्ट और फिर उसको
ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में जिन जिन जो भी व्यक्ति उससे इम्पैक्ट होगा उस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, टेलीविज़न से, रेडियो से, न्यूज़पेपर से। अब बेटा वेदर की बात हो या क्लाइमेट की बात हो, इनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। सेम एलिमेंट्स ही हैं जो वेदर को इम्पैक्ट करेंगे, सेम एलिमेंट्स हैं जो क्लाइमेट को इम्पैक्ट करेंगे। और मैंने पहले ही बताया कि एवरेज वेदर कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट। ठीक हुई बात, एवरेज वेदर कंडीशन ही क्या हो जाती है, क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट को कंपोनेंट्स जो होंगे एटमॉस्फेयर के वो तो सेम ही होंगे जो इम्पैक्ट करेंगे, पर बस यहाँ पे डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस होगा किसका, टाइम का। किसका, टाइम का। चलो, सिंस वेदर एंड क्लाइमेट एनालाइज द सेम कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के सेम कंपोनेंट को एनालाइज कर रहे हैं वेदर और क्लाइमेट, सिर्फ डिफरेंस किसका है, टाइम का। ठीक है बात। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। एलिमेंट्स ऑफ वेदर और क्लाइमेट सेम रहेंगे, डिफरेंस सिर्फ रहेगा किसका, टाइम का। अब इनको पढ़ेंगे हम। चलो, तो पहला एलिमेंट होता है किसका, वेदर और क्लाइमेट का, वो होता है टेम्परेचर, तापमान। पहले मैं ताप बोल रही थी ना, तापमान नहीं बोल रही थी, तापमान। ठीक है, डिग्री 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है टेम्परेचर। फिर हम देखेंगे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। ठीक है, भाप कितनी ज़्यादा है हवा में। ठीक है, देखो गर्मियों में क्या होता है बेटा, जैसे हवा लगती है चिप चिप, हमें पसीना आने लगता है ना, चिप चिप होता है, तो वो मतलब पानी ज़्यादा है हवा में। ठीक हुई बात। तो ह्यूमिडिटी क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। ह्यूमिडिटी एक लाइन में इससे अच्छे से नहीं डिफाइन कर सकते, सिर्फ यही डेफिनेशन लर्न कर लो। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी एब्सोल्यूट भी होती है, रिलेटिव भी होती है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे नीचे। प्रिसिपिटेशन, किसी भी फॉर्म में पानी का ऊपर से नीचे आना, वो पानी बन के आए, बर्फ बन के आए, ओले पड़े, बस नीचे आना चाहिए, ऊपर से मतलब आसमान से, स्काई से। चलो, तो प्रिसिपिटेशन में स्नोफॉल, बर्फ गिरना भी आ जाएगा, रेनफॉल भी आ जाएगा, और हेल भी आ जाएगा। ओले पड़ जाए, बारिश हो जाए, बर्फ पड़ जाए। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो कहीं लो प्रेशर होगा तो कहीं हाई प्रेशर होगा। जहाँ ज़्यादा गर्मी होगी, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये वाइस वर्सा चलता है, जहाँ हाई टेम्परेचर होगा वहाँ लो प्रेशर होगा। ठीक है बात। जहाँ टेम्परेचर लो होगा, जहाँ टेम्परेचर कम होगा, वहाँ होगा हाई प्रेशर। उल्टा चलता है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। चलो, अब हम विंड की बात करेंगे तो एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे हम उसमें, टाइम और पीरियड। तो प्लेनेटरी विंड्स होती हैं, लोकल विंड्स भी होती हैं, परमानेंट विंड होती हैं, और कुछ सीजनल विंड होती हैं। चलो, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, क्लाउड्स, ड्यू एंड फ्रॉस्ट, और फॉग एंड मिस्ट। तो कंडेंसेशन में क्या क्या पढ़ेंगे, बादल बन जाए, ड्यू हो, फ्रॉस्ट हो, मिस्ट हो, और फॉग हो। इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। चलो, अब हम टेम्परेचर की बात करेंगे। हर एलिमेंट को जो हमने यहाँ पर पढ़ा है उसको हम 1 बाय 1 नीचे पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अब हम पढ़ेंगे बेटा टेम्परेचर को। क्या बताया मैंने, टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, तापमान। ठीक है बात। जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो मम्मी पापा बार बार थर्मामीटर लेके आते हैं और मेजर करते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है ना, ऐसे होता है। चलो, तो टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ हीट प्रेजेंट इन अ बॉडी। इंटेंसिटी ऑफ हीट प्रेजेंट इन द बॉडी, एक बॉडी में कितनी हीट प्रेजेंट है उसकी इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं हम, टेम्परेचर। ये डिग्री सेल्सियस में भी मेजर किया जाता है और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मेजर किया जाता है। तो टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ हीट प्रेजेंट इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में कितनी हीट प्रेजेंट है तो उसकी इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। इसको दो तरीके से आप मेजर कर सकते हो, इसके मेजरमेंट के लिए दो स्केल हैं, एक है डिग्री सेल्सियस और दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अब बेटा हमारे आसपास जो हवा होती है वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन एंड एडवेक्शन। ठीक हुई बात। तो जो हमारे आसपास हवा है वो हवा भी गर्म हो रही है, किस किस प्रोसेस से गर्म हो रही है, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन एंड एडवेक्शन। ठीक है बात। इन 4 तरीक़ों से हमारे आसपास की हवा जो है वो गर्म हो रही है। अच्छा, पहली बात तो ये कन्वेक्शन है बच्चा, है ना, कन्वेक्शन मैंने गलती से बोल दिया था, कन्वेक्शन। चलो, तो कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है,
कन्वेक्शन को एक एग्जांपल से सुनो। हमने हमेशा से ये पढ़ा है कि जो हॉट एयर होती है बच्चा, वो राइज करती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो गर्म हवा का ऊपर की तरफ जाना का एग्जांपल है कन्वेक्शन का। ठीक हुई बात। कन्वेक्शन सिर्फ किस में होगा बच्चा? गैसेस में होगा और फ्लूइड में होगा। ठीक है, ये हीट ट्रांसफ़र का एक मेथड है। किसका मेथड है? हीट ट्रांसफ़र का एक मेथड है कन्वेक्शन, जो गैसेस और फ्लूइड में होता है। ठीक हुई बात। इसमें हमेशा क्या होगा बच्चा? ये हीट ट्रांसफ़र का एक मेथड है। कन्वेक्शन क्या है? हीट ट्रांसफ़र का एक मेथड है जो गैसेस और फ्लूइड में यूज़ होता है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, जब गर्म चीज़ ऊपर जाए, मतलब राइज कर जाए, और जो हैवी चीज़ है वो नीचे शिंक करने लग जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम कंडक्शन को देखिए। कंडक्शन क्या होता है? अब कंडक्शन का एक एग्जाम्पल बताऊँ? देखो, आपने मैगी तो सब लोगों ने बनाई होगी, ठीक है। तो ये जल रहा है हमारा गैस, और इस गैस पे आप लोगों ने बनाने रखी है मैगी। ठीक है बात। मैगी में पानी है, मैगी के पैकेट्स भी आपने डाल दिए, मतलब नूडल्स बना रहे हो, मैगी के पैकेट्स डाल के नूडल्स आप जब बना रहे हो, तो आपने एक चम्मच से इसको स्टिर करने के लिए एक स्पून का यूज़ किया, ठीक है। तो उस स्पून को आपने यहीं छोड़ दिया। अब आपकी गलती है कि आपने इस स्पून को बाहर निकाल के नहीं रखा, वहीं छोड़ दिया। ठीक हुई बात। तो जब आप दोबारा 5 मिनट के बाद बोलते हैं 2 मिनट में मैगी बनती है, पर 2 मिनट में तो बनती नहीं है, चलो 3 मिनट में बनी, 5 मिनट में बनी, तो 5 मिनट बाद जब आप आए और आपने इस स्पून को छुआ, तो आपको एकदम गर्म लगेगा और आप झटके से उस स्पून को वहीं छोड़ दोगे, है ना बेटा? तो क्या ये हीट के, गैस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है? तो क्या समझ में आ गया? ये थी आपका बोल जिसमें आप बना रहे थे मैगी, ये जल रही थी गैस, ये स्पून आपने इसके ऊपर छोड़ दिया, पर ये स्पून भी गर्म हो जाता है, जबकि कि ये डायरेक्टली गैस के कांटेक्ट में नहीं है। तो इसी को बोलते हैं हम कंडक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, बिकॉज दीज थिंग्स आर इन कॉन्टैक्ट। जब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरे मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो ये काय का है? कंडक्शन का एग्जाम्पल। इसको हीट मिल रही है गैस से हीट मिल रही है वाटर को और नूडल्स को, और नूडल से वो हीट ट्रांसफ़र हो रही है किस में? इस स्पून में। तो ये काय का एग्जाम्पल है? कंडक्शन का। ठीक हुई बात। तवे पे रोटी सिकना भी किसका एग्जाम्पल है? कंडक्शन का। रोटी सीधे गैस के कांटेक्ट में नहीं होती, पर क्योंकि तवा गर्म हो जाता है, तवे से फिर रोटी बन जाती है। ठीक हुई बात। तो कंडक्शन हो गया। कन्वेक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी गर्म चीज़ ऊपर की तरफ आ रही है और ठंडी चीज़ नीचे, हवा गर्म हो जाती है तो ऊपर जाती है और ठंडी हवाएं नीचे रहती हैं। ऐसे ही पानी भी जब आप देखना, आप जब बॉईल कर रहे होगे तो पानी के जो आपको नीचे से देखना बुलबुले ऊपर की तरफ आते हुए दिखते हैं। पानी जब भी गर्म करोगे तो थोड़ा सा देखना, मतलब पानी भी जब गर्म होता है तो ऊपर की तरफ आता है और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे चला जाता है। ये कन्वेक्शन के एग्जाम्पल हो गए। कंडक्शन समझ में आ गया। अब हम रेडिएशन की अगर हम बात करें तो रेडिएशन सबसे बेस्ट है। सूरज इतनी दूर है पर भी अगर हम धूप में, अभी के टाइम में स्पेशली मई में, 1 आध घंटा बाहर खड़े हो जाएं तो हमारा क्या हाल होगा? क्या हम सन के कांटेक्ट में हैं? बिल्कुल नहीं है, पर फिर भी हमें गर्मी लगती है। तो वो किसका एग्जाम्पल है? रेडिएशन का। तो जो हमारी हवा है वो कन्वेक्शन से भी गर्म हो रही है, कंडक्शन से भी गर्म हो रही है, और रेडिएशन से, सूरज की रोशनी से भी हवा गर्म हो रही है, कन्वेक्शन से भी गर्म हो रही है, कंडक्शन से भी गर्म हो रही है। और हम देखेंगे एडवेक्शन। अब एडवेक्शन कुछ कुछ किसकी तरह ही होता है बच्चा? कन्वेक्शन की तरह ही होता है, बस इसमें एक डिफरेंस होता है। एडवेक्शन में देखो, कन्वेक्शन में हमने देखा कि जो पानी गर्म हो रहा था वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है बात। हवा गर्म हो रही है तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। पर एडवेक्शन में जो ट्रांसफ़र होता है हीट का वो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है बात। हीट इस मॉलिक्यूल से यहाँ ट्रांसफ़र होगी, यहाँ ट्रांसफ़र होगी, यहाँ ट्रांसफ़र होगी, ठीक है बात, पर ऊपर की तरफ नहीं जा रही। ठीक हुई बात। तो क्या चारों चीज़ें समझ में आ गई? इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र है हीट का, यहाँ पर कन्वेक्शन में वर्टिकल ट्रांसफ़र है हीट का। कंडक्शन में एक जोन से दूसरे जोन को हीट ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि यहाँ से अगर कोई आयरन रॉड गर्म होगी तो धीरे धीरे करके ये पूरी आयरन रॉड गर्म हो जाएगी, या फिर आप इसको यहाँ से टच करें, यहाँ से टच करें तो आपको गर्म ही लगेगी। ठीक है बात। रेडिएशन, जब हमें दूर से किसी चीज़ से हीट मिल रही है तो वो हो गया रेडिएशन। सनलाइट इसका एग्जाम्पल है। ठीक है बात। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट का है। इससे ही दूसरे एलिमेंट भी डायरेक्टली जुड़े होते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी।
प्रेशर एंड विंड। ठीक हुई बात। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्यों? क्योंकि उससे ही, उसी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो भी वेदर को इफेक्ट करते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी, प्रेशर और विंड। चलो, टेम्परेचर इज इनवर्सली रिलेटेड टू, टेम्परेचर किस किस से इनवर्सली रिलेटेड है बेटा? टेम्परेचर इज इनवर्सली रिलेटेड टू एल्टीट्यूड। ठीक हुई बात। अच्छा, ये भी कुछ हद तक ही पॉसिबल है, कुछ हद के बाद ये भी नहीं चलता है, पर ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक अप टू सम एक्सटेंट टेम्परेचर इन्वर्स होता है किसके? एल्टीट्यूड के। ठीक है बात। एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेज टेम्परेचर डिक्रीजेज, जितना ज़्यादा हाइट पे आप जाते जाओगे, हमने बोला ना कि हम शिमला जाएंगे, मनाली जाएंगे, मसूरी जाएंगे, जम्मू कश्मीर जाएंगे, ये सारे प्लेसेस ठंडे क्यों हैं भाई? क्योंकि ये हायर एल्टीट्यूड पे हैं। ठीक है, ऊंचाई पर है। चलो, तो एल्टीट्यूड और टेम्परेचर का कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। टेम्परेचर कम होता जाएगा हायर एल्टीट्यूड पे। ठीक हुई बात। यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा उससे कम यहाँ टेम्परेचर होगा, और इससे कम टेम्परेचर यहाँ पर होगा। तो क्या बात समझ में आ गई? जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, आपको टेम्परेचर मिलेगा कम, कम और कम। चलो, सो एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेज, जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा इन द ट्रोपोस्फेयर। कहाँ पर? मैंने वही बोला था ना कि एक लिमिट तक ये पॉसिबल है, उस लिमिट के बाहर तो फिर वो उल्टा सीधा काम होता रहता है एटमॉस्फेयर में आगे तक, पर अभी हम ट्रोपोस्फेयर तक ही रहते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे, टेम्परेचर आपको कम, कम और कम मिलता जाएगा ड्यू टू ग्रेजुअल फॉल इन द डेंसिटी ऑफ एयर। क्योंकि एयर की जो डेंसिटी है, सबसे ज़्यादा एयर आपको अगर मिलेगी तो वो अर्थ के पास ही मिलेगी बेटा, यहीं पर। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, जो एयर है उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। अर्थ के पास सबसे ज़्यादा डेंस है एयर। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एयर थोड़ी सी कम होने लगती है, तो जो एयर की डेंसिटी है कम होने लग जाती है। ठीक हुई बात। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, जो रेट है डिक्रीज का वो रफली 6 डिग्री सेल्सियस है फॉर एवरी 1000 मीटर। हर 1000 मीटर ऊपर जाने पे टेम्परेचर में 6 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, ज़रा ध्यान रखना बेटा। ठीक है, ये बिल्कुल लर्न ही कर लो। क्या लर्न करोगे? हर 1000 मीटर ऊपर जाने पे कितने डिग्री आपका टेम्परेचर कम होगा? 6 डिग्री सेल्सियस। डू लर्न इट। ओके, द रेट ऑफ डिक्रीज इज रफली 6 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1000 मीटर। हर 1000 मीटर ऊपर जाओ तो 6 डिग्री से टेम्परेचर कम हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। तो क्वेश्चन में आप पूछेगी व्हाट डू मीन बाय नॉर्मल लैप्स रेट, तो क्या बोलोगे आप? द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर at higher altitude is called normal lapse rate, and the measure of normal lapse rate is on every 1000 meter temperature roughly decrease by 6 degree Celsius। 1000 मीटर ऊपर जाने पे 6 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम हो जाएगा। इस टेम्परेचर के कम होने को ही हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट। आई बात समझ में? चलो, आप लैटिट्यूड की बात करेंगे। चलो, अभी हमने एल्टीट्यूड पढ़ा। एल्टीट्यूड का दूसरा नाम ही भैया है हाइट। जितना हाइट पे आप जाओगे उतना टेम्परेचर कम मिलेगा, पर सिर्फ किस लेयर में? ट्रोपोस्फेयर की बात हो रही। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आपको पता ही होगा, पढ़ाई हमने बचपन से। अर्थ के ऊपर कुछ हमने इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स। ठीक हुई बात। चलो, अब लैटिट्यूड पढ़ रहे हैं। हॉरिजॉन्टली अक्रॉस अर्थ सरफेस द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इंक्रीजेस। जैसे जैसे आपका डिफरेंस इक्वेटर से बढ़ता जाएगा, जब आप पोल्स की तरफ जाओगे, यहाँ पर है नॉर्थ पोल, यहाँ पर है साउथ पोल, और ये रहा हमारा 0 डिग्री इक्वेटर। ये इक्वेटर वो जगह है जहाँ पड़ती है भयंकर गर्मी। देखिए ना, इक्वेटर पे जितनी भी कंट्रीज़ होंगी ना, उस कंट्रीज़ में जो लोग रहते होंगे, भले वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हो, हमारा जो इंडिया है वो 8 डिग्री से स्टार्ट होता है। इंडिया का ये जो टिप है ना,
ये 8 डिग्री से स्टार्ट होता है। तो भी आपको देखना जो थोड़ा सा हमारे सदर्न स्टेट्स हैं, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्शन मिलेगा लोगों का वो थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटर में पड़ती इतनी ज़्यादा गर्मी है, हीट इतनी ज़्यादा होती है कि ऑटोमेटिकली जो स्किन का कलर होता है वो डार्क हो जाता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के लोगों को देखो आप, इस बेल्ट पे जितनी भी कंट्रीज आएंगी वहाँ के लोगों का जो कॉम्प्लेक्शन है थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ठीक है बात, तो यह इक्वेटर यहाँ पड़ती है सबसे ज़्यादा गर्मी। पर इस गर्मी के रीज़न को छोड़ के जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे आपका टेम्परेचर आपको कम कम और कम मिलेगा। ठीक हुई बात। अभी हमने देखा था हम हाइट पे जा रहे थे तब हमारा टेम्परेचर कम कम हो रहा था, इसको इससे कंफ्यूज नहीं करना है बेटा। जो अर्थ है, अर्थ में जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे साल में 6 महीने पड़ती है भयंकर गर्मी। जो अपरेंट मूवमेंट होती है सन की वो किस पे होती है? इक्वेटर के ऊपर होती है, इसलिए इक्वेटर होता है गर्म। ठीक है बात। पर जो पोल्स होते हैं, पोल्स पे तो 6 मंथ का डे और 6 मंथ की नाइट होती है, और जो सनराइज होती है वो भी होती है स्लैंटिंग। तो जब आप पोल्स की तरफ जाओगे, दोनों पोल्स, भले वो नॉर्थ पोल हो साउथ पोल हो, जहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, स्लैंटिंग रेज ऑफ सन होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी वहाँ पर पड़ती नहीं है, लाइट वहाँ होती नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ आपको मिलेगा ठंडा। ठीक हुई बात। यहाँ पर क्लाइमेट कैसा मिलेगा? ठंडा। तो जब लैटिट्यूड में आप हायर लैटिट्यूड्स पे जाते हो, लैटिट्यूड यहाँ पर भी 1 से स्टार्ट होकर 90 तक रहेंगे, यहाँ पर भी 1 से स्टार्ट होकर 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल और 90 डिग्री पे साउथ पोल होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 81 82 83 84 85 ऐसे होंगे। तो जितना हायर एल्टीट्यूड पे आप जाओगे, हायर एल्टीट्यूड नहीं लैटिट्यूड पे आप जाओगे, उतना ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा। जितने लोअर लैटिट्यूड पे आप रहोगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर। अगर बेटा इस पूरे डिस्कशन में लैटिट्यूड में मैंने कहीं एल्टीट्यूड का यूज़ किया हो तो ज़रा देख लेना। अभी हम बात करें लैटिट्यूड पे, तो लैटिट्यूड में हायर लैटिट्यूड्स पे 85 83 66 67 पे टेम्परेचर आपको कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि जो सन की जो रेज़ होती हैं वहाँ पर स्लैंटिंग होती हैं, और क्योंकि स्लैंटिंग रेज़ होती हैं सन की, इस वजह से ना ही तो इनमें हीट ज़्यादा होती है ना ही तो लाइट ज़्यादा होती है। ठीक है बात। चलो अब हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द अर्थ सरफेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इंक्रीजेज। जैसे जैसे आप इक्वेटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे जाते जाओगे, मतलब आप जब पोल्स की तरफ जा रहे होगे, तो टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? ड्यू टू इंक्रीज्ड इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज। सन की जो रेज होती हैं उनका इंक्लिनेशन अलग अलग होता है। यहाँ सन का इंक्लिनेशन सबसे ज़्यादा होगा और यहाँ धीरे धीरे करके बहुत कम होता जाएगा। अर्थ को हमने सन की हीट और इंटेंसिटी के हिसाब से 3 थर्मल जोन्स में डिवाइड किया है लैटिट्यूडनली। हम उनको पढ़ेंगे एक एक करके। चलो चलो चलो। पहला है टॉरिड जोन, जो सबसे ज़्यादा होता है गर्म। ये 0 डिग्री इक्वेटर से चालू होके दोनों हेमिस्फीयर में 23.5 तक चलता है। 23.5 नॉर्थ में और 23.5 साउथ में। ठीक है बात। ये रही अर्थ, अर्थ से 23.5 ऊपर, 23.5 नीचे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये वाली लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये वाली लाइन है। ये जो पूरा जोन है इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। यहाँ पड़ती है सन की डायरेक्ट रेज। अपरेंट मूवमेंट होती है सन की 6 मंथ, तो यहाँ पड़ती है भयंकर गर्मी। ठीक है बात। चलो टेम्परेट जोन की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर 66 तक फिर चलेगा टेम्परेट जोन, जो स्टार्ट होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ख़त्म होगा आर्कटिक सर्कल पे। सदर्न हेमिस्फीयर में भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से स्टार्ट होकर 66.5 ट्रॉपिक ऑफ एंटार्क्टिक सर्कल तक। ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम बोलते हैं बेटा टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक हुई बात। तो टेम्परेट जोन ना ही तो ज़्यादा बहुत ठंडा होगा ना ही तो बहुत गर्म होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? 23.5 से। कहाँ ख़त्म होगा? 66.5 पर, नदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक। फिर सदर्न हेमिस्फीयर में भी वही 23.5 से स्टार्ट होकर 66.5 से ख़त्म होगा, पर इन लाइनों का नाम अलग है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से स्टार्ट होकर एंटार्क्टिक सर्कल पे। तो ये हो गया आपका टेम्परेट जोन। अब हम फ्रिजिड जोन देखेंगे। तो जो फ्रिजिड जोन है भाई हमारा, ये 66.5 से तो शुरू होता है दोनों ही हेमिस्फीयर में, नदर्न में भी और सदर्न में भी, और 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल पर ये ख़त्म होता है।
इस पर्टिकुलर रीजन को हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। यहाँ पर जो सन की लाइट होती है बहुत ही स्लैंटिंग होती है, इस वजह से नाइट तो यहाँ पर लाइट ज़्यादा होती है ना ही हीट ज़्यादा होती है, यहाँ पड़ती है भयंकर ठंडी। ठीक हुई बात। यहाँ पर भी पड़ती है भयंकर ठंडी। अंटार्कटिका में तो बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, आर्कटिक में थोड़ी कम पड़ती है, नॉर्थ पोल में थोड़ी सी ठंडियाँ कम पड़ती है, साउथ पोल में ज़्यादा पड़ती है। क्यों 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 वो पेरीहेलियन और एपीहेलियन का कंसेप्ट है, वो बाद में किसी दिन अगर आप लोग बोलोगे तो समझा देंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। अभी तो ये ध्यान रखो कि 66 से 90 डिग्री तक दोनों ही हेमिस्फीयर में होता है फ्रिजिड जोन, बहुत ही ठंडा। अब हम पढ़ लेते हैं। लैटिट्यूडनल 0 से 23.5 तक है दोनों ही हेमिस्फीयर में। टेम्परेट जोन की 23.5 से 66.5 तक है दोनों हेमिस्फीयर में। फिर हम बात करेंगे फ्रिजिड जोन की, तो सेम फ्रिजिड जोन का भी हाल है 66.5 से 90 डिग्री तक दोनों हेमिस्फीयर में। अब क्लाइमेट को पढ़ते हैं, तो क्लाइमेट यहाँ पर क्या होगा बेटा, बहुत गर्म। यहाँ पर प्लीजेंट क्लाइमेट होगा, मॉडरेट टेम्परेचर, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, ठीक है। परफ्रॉस्ट स्पेशली नियर द पोल्स, परमानेंट फ्रॉस्ट मिलेगी कहाँ पर, फ्रॉस्ट मिलेगी कहाँ पर, पोल्स। थिक लेयर होगी आइस की। अब बेटा परमा फ्रॉस्ट ये जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, परमानेंटली फ्रोजन। ठीक है बात, परमा फ्रॉस्ट मीन्स परमानेंटली फ्रोजन, और ये कहाँ पर मिलेगा हमें, नियर द पोल्स। चलो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी। क्या पढ़ेंगे बच्चा, ह्यूमिडिटी। चलो ह्यूमिडिटी क्या है, मॉइस्चर कंटेंट इन एटमॉस्फेयर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में किस अमाउंट में मॉइस्चर कंटेंट एटमॉस्फेयर में है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। और इजी करना है तो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ये वाटर साइकिल का ही एक पार्ट होता है। हवा विच हैज़ हायर परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर, वो हवा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट में क्या होगा, वाटर वेपर होगा और मॉइस्चर होगा, इज़ लाइटर देन द ड्राई एयर। जो सूखी हवाएं होती हैं बच्चा, जो सूखी हवाएं होती हैं बहुत हैवियर होती हैं, ठीक है, वो नीचे की तरफ ही रहती हैं। पर जो गर्म हवाएं होती हैं जिनमें वाटर वेपर ज़्यादा होता है, वो लाइट होती हैं, है ना, हल्की हो जाती हैं एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, गर्म हवाएं हल्की होंगी और ठंडी हवाएं भारी होंगी। आई बात समझ में। तो वो हवा जिनमें ज़्यादा परसेंटेज में वाटर वेपर होगा, मॉइस्चर होगा, वो हल्की होंगी एज कम्पेयर टू ड्राई एयर एंड देयरफॉर टेंड्स टू राइज अपवर्ड्स। जिनमें जिस हवा में बेटा वाटर वेपर ज़्यादा होगा वो अपवर्ड राइज कर जाएगी। क्यों कर जाएगी, क्योंकि वो हल्की है। समझ में आ गई बात। जिस हवा में पानी ज़्यादा होगा, वाटर वेपर ज़्यादा होगा, वो ऊपर की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि वो हल्की है। दिस इवेंचुअली लीड्स टू सैचुरेशन एंड कंडेंसेशन। और धीरे से क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन क्या होता है, पानी का भाप में बदल जाना, इसको हम बोलते हैं एवापोरेशन। ठीक हुई बात। एवापोरेशन चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, पर वापस से यही प्रोसेस हो कि वाटर वेपर पानी में बदल जाए। चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन का मतलब समझ में आ गया, पानी भाप बना, वाटर वेपर बना, तो क्या प्रोसेस है ये, इवोपरेशन। और कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, वाटर वेपर का वापस से वाटर बन जाना। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी 2 टाइप की होती है। 2 टाइप की ह्यूमिडिटी आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगी। एक होती है एब्सोल्यूट, दूसरी होती है रिलेटिव। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है बच्चा, ये ग्राम में, किलोग्राम में, ग्राम सीसी में मेजर होती है और किलोग्राम एमएमक्यू में मेजर होती है। अब ये क्या होता है, मेरी बात सुन लो ज़रा, हिंदी में बहुत अच्छे से सुन लो। आप जहाँ पर भी रहते हो उस पर्टिकुलर प्लेस में हवा कितनी ह्यूमिडिटी अपने अंदर रख सकती है। ठीक है बात। इज़ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन पार्सल ऑफ एयर एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में आपके आसपास आपकी जो हवाएं हैं वो कितना पानी होल्ड करके रख सकती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। आई बात समझ में। जैसे आज की मैं बात करूँ तो आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ, यहाँ पर जो हवाएं हैं उसमें कितना पानी है, ये क्या हो गई, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक हुई बात। चलो अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करेंगे। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी समझ में आ गई, एक पर्टिकुलर टाइम में हवा ने कितना पानी
रखा है अपने पास, वो हो गया एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कैसे होती है, वो परसेंटेज में मेजर की जाती है। ये रेशो होता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी or water vapor present in given parcel of air at any temperature to the maximum moisture carrying capacity of same volume of air at the same temperature। अब जरा ध्यान से सुनना, एक पर्टिकुलर प्लेस में हवाएं कितना मैक्सिमम पानी होल्ड करके रख सकती हैं, वो नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, कितना किया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100। आ गई बात समझ में? कैसे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, मैक्सिमम कितना होल्ड करके रख सकती हैं, अभी कितना एक्चुअल में होल्ड किया हुआ है, एक्चुअल में कितना होल्ड किया हुआ है और मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकती हैं, इनके रेशो को ही या इनको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो इसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। समझ में आ गई बात? जैसे एक दिन में एक टीचर 5 चैप्टर कंप्लीट कर सकता है, पर वो एक्चुअल में कर कितने रहा है, 2। तो इसका क्या निकलेगा बच्चा, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, मतलब वो 40%। आई बात समझ में? एक दिन में एक टीचर कितने चैप्टर कंप्लीट करता है, अगर उसको पूरा दिन पढ़ा दिए जाए, पढ़ाने का टाइम दे दिया जाए तो 5 चैप्टर कर सकता है, पर वो एक्चुअल में कर कितने रहा है, 2। तो ये हो गई एक्चुअल ह्यूमिडिटी, ये कितना कर सकते हैं वो, मतलब रिलेटिव, नहीं, टोटल, ये एक्चुअल, ये टोटल, और इन 40% जो आया वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है बात? क्या मैंने कंफ्यूज किया? ये रेशो है, किसका रेशो है बच्चा, बिटवीन एक्चुअल अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी टू मैक्सिमम मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी। एक्चुअल में मैं 2 चैप्टर एक दिन में पढ़ा रही हूँ, जबकि मैं पढ़ा सकती हूँ कितने, 5, मल्टीप्लाई बाय 100, तो मतलब मैं जो रिलेटिवली कितना काम कर रही हूँ, 40%। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, 40। नहीं समझ में आया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लर्न कर लेना, पर इतना ही समझ में आ जाना चाहिए यार। एक्चुअल में कितना कर रहे हो, टोटल कितना कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल में कितना है, कितना हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम देखेंगे बच्चा, द हायर द परसेंटेज ऑफ RH इन एयर, जितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, ग्रेटर द चांसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, उतना ही ज़्यादा चांस होगा कि बारिश होगी। हाउएवर increase in temperature reduces the relative humidity level and vice versa। तो जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की एयर में, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि बारिश होगी। पर एक बात और ध्यान रखो कि इंक्रीज इन टेम्परेचर रिड्यूसेस द रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेवल एंड वाइस वर्सा। Student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section. We'll start part 2 with precipitation.